हाय गाइस, जय हिंद। देखिए, पिछली बार की ही तरह इस बार भी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग मिले हैं। हर बार की तरह वही ग्लास ऑफ वाटर। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, पिछले लेक्चर में भी मैंने बात करी थी आप लोगों के साथ में कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस होते हैं वो तो हमारे लिए क्या है बेटा, कंपाउंड है या फिर केमिकल्स हैं। तो अभी मेरे हाथ में जो पानी है, पानी भी क्या है, एक कंपाउंड ही है। और पानी के साथ साथ इस बार मैं कुछ नया लेके आया हूँ, ग्लूकोज। ठीक है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, ग्लूकोज ऐसे भी जरूरी है। तो मेरे पास भैया कुल मिला के दो कंपाउंड है, एक तो पानी है और एक ग्लूकोज है। तो ठीक है, अगर ये दो कंपाउंड है तो ये दो कंपाउंड के बारे में हम लोगों के पास जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई हमारे पास है वाटर, तो हमको वाटर का फार्मूला पता होता है कि भैया H2O। हमारे पास एक कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास ग्लूकोज, और उसका भी फार्मूला हमको पता है C6H12O6। फार्मूले पता होने के साथ साथ हमें हर कंपाउंड के बारे में दो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारियां होती है, और वो जानकारियां हर स्टूडेंट को होती है। और वो क्या होती है? दो जानकारियां। पहली जानकारी, यदि अगर हम बात करें पहले कंपाउंड वाटर की, तो देखिए जैसे ही वाटर का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो आप इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से वाटर का एक वेट निकालते हैं कि भाई देखो, 2 हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो जाता है? 18 ग्राम। और ये वाला वेट तो बेटा आप लोगों को 9th 10th से ही निकालना सिखा दिया था। ठीक है, तो ये वेट हो जाता है इसका 18 ग्राम, जिसको आप बोलते हो इसका मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरा वेट वो होता है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इसलिए जब भी कोई कंपाउंड लेते हैं तो हम उसका वेट करके लेते हैं। तो यदि अगर इस वाटर को मैं वेट करके ही लेके आया था एक्चुअली में, ठीक है, तो ये जो वाटर जो है ये 180 ग्राम लिया मैंने। कितना लिया? 180 ग्राम। इस तरह से किसी भी कंपाउंड के दो तरह के वेट होते हैं। मॉलिक्यूल के फार्मूले को देख के जो वेट निकलता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, जबकि जो वेट तोला जाता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। और लास्ट लेक्चर में, मोल वाले लेक्चर में, मैंने ये वाली बात समझाई थी कि यदि किसी भी कंपाउंड के क्वांटिटी वाले वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाते हैं उसके नंबर ऑफ मोल n। तो कुल मिला के किसी के भी नंबर ऑफ मोल n निकालना हो तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला बनता है। यही बात यदि अगर हम बात करें तो ग्लूकोज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। ग्लूकोज का फार्मूले का, अगर फार्मूले को देख के उसका वेट निकालेंगे बेटा, तो उसका वेट निकलेगा 180 ग्राम, सॉरी 180 ग्राम। और यदि अगर हम इस ग्लूकोज की थोड़ी सी क्वांटिटी मतलब ये मान लीजिए कि कितनी सी क्वांटिटी ले ली मैंने, इतनी सी क्वांटिटी कितनी होगी? 1.8 ग्राम लगभग। तो ये 1.8 ग्राम क्वांटिटी जो है मैंने पानी के अंदर डाल दी, इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैंने ये वाली क्वांटिटी ले ली 1.8 ग्राम। अब ये वाली ग्लूकोज की ये वाली क्वांटिटी तो हो गई भाई W, ये वाली क्वांटिटी हो गई M। और यदि अगर मैं W को M से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक नई क्वांटिटी मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। इस तरह से मुझे ये पता चल जाता है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, और नंबर ऑफ मोल में यदि एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये पता कर सकता हूं कि इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं और उसके अंदर ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल मैंने घोल दिए हैं। खैर, इस छोटी सी बात की हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से कि क्या होता है भाई सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली होता है क्या? मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। लेकिन इस मिक्सचर की एक स्पेशलिटी होती है बेटा कि ये जो मिक्सचर जो होता है, ये मिक्सचर आपका होता है होमोजीनस। अब होमोजीनस मिक्सचर किसको बोले? तो देखिए सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं बेटा? तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को
या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी रेशो में लेके मिक्स कर दो, जैसे मैंने अभी मिक्स कर दिया, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो एक अंदाजन मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद यदि अगर वो आपस में यूनिफॉर्म हो जाते हैं और ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा कंपाउंड कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि जैसे सिर्फ पानी है, ग्लूकोज का पता ही नहीं चल रहा है। तो दोनों कंपाउंड को मिक्स करने के बाद कैसे हो गए, यूनिफॉर्म हो गए। तो है तो ये मिक्सचर, मिक्स करके बना है। लेकिन ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, मतलब कि सॉल्यूशन इज जस्ट अ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान रखिए, बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो अगला टर्म आता है वो आता है कंपोनेंट। तो भाई देखिए, जब भी आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने जाते हैं और सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जितने भी कंपाउंड यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस या सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सॉल्यूशन तैयार किया, कितने कंपाउंड यूज़ करे मैंने, एक तो वाटर, एक ग्लूकोज, तो कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट। तो हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो 2 कंपोनेंट का। चाहूँ अगर इसमें तो NaCl मिला के 3 कंपोनेंट कर सकता हूँ। NaCl को भी मिला दूंगा तो नज़र नहीं आएगा, होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। इसके अंदर साइट्रस जूस डाल के 4 कंपोनेंट कर सकता हूँ, वो भी होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो कुल मिला के कंपोनेंट किनको बोलेंगे, सॉल्यूशन को बनाने वाले कंपाउंड या सॉल्यूशन को बनाने वाले सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कंपोनेंट कितने हो सकते हैं भाई, आपके सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कम से कम 2 से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 कंपोनेंट हो सकते हैं और सो ऑन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टरली। बट खुशी की बात यह है कि हम लोगों को हमारी इस यूनिट के अंदर केवल ऐसे सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है जिसके अंदर केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब आप लोगों को केवल बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करना है। और अगर आप लोगों को याद हो तो अभी तक 9th और 10th और 11th तक आप लोग केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही तो पढ़ते आ रहे हैं बेटा। 2 वर्ड तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो चलिए मैं इन सभी लोगों को इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग आगे डील करेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब यदि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो बेटा, पूरी यूनिट में इसी सॉल्यूशन को स्टडी करना है, तो बार बार हम बाइनरी सॉल्यूशन ना कहकर सिर्फ वर्ड यूज़ करेंगे सॉल्यूशन। तो मैं बाइनरी सॉल्यूशन की जगह केवल एक ही वर्ड यूज़ करूंगा अभी फिलहाल, एंड दैट विल बी सॉल्यूशन। अब यदि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो 2 टर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं और उन 2 कंपोनेंट को हम स्पेसिफिक टर्म से बुलाते हैं, ठीक है। पहला टर्म हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, जबकि दूसरा टर्म यूज़ करते हैं सॉल्यूट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी था तो पानी हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। जबकि ग्लूकोज जो था वो कम क्वांटिटी में था तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और इस तरीके से 2 कंपोनेंट से मिल के बना हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाया, बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये रही कि इस बाइनरी सॉल्यूशन के इन तीनों टर्म को, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम सिंबलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमें सिंबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी 3 सिंबल तो देख ही चुके हैं, W, M, N। मैं 3 नए सिंबल और बता रहा हूँ, इन्हीं सिंबल की तरह उन सिंबल को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट इन्हीं सिंबल के बेस पे आगे जाके डील होने वाली है। देखिए, आज के बाद से हम लोग सॉल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल S, सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल A,
और सॉल्यूट के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल बी। और इस तरह से हमारे पास सभी के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल हो गया। ठीक है, यदि यहाँ पर बात करूँ तो H2O कौन है आपका, सॉल्वेंट ए है, जबकि ग्लूकोज कौन हो गया आपका, सॉल्यूट बी। अगर ये बात आप लोगों को आती है तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमें पता है कि हर किसी के, हर कंपाउंड के दो तरह के वेट होते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी तो भाई हमारा सॉल्वेंट का W भी होगा और M भी होगा। चूँकि सॉल्वेंट का है इसलिए हम A कर देते हैं। ठीक है, और यदि अगर इसका रेशो निकाल लेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल। चलो मैं यहाँ पे लिख देता, इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल। और इसी तरह से सॉल्यूट का भी तो वेट होगा भाई, WB अपॉन MB, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NB से। ये दो टर्म हम लोगों को सॉल्यूशन में आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए इन टर्म को स्पेशली बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। बेसिकली शांति से सोच के देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ तक की क्वांटिटीज़ आप लोगों को नहीं पता हो। आप कोई भी कंपाउंड से डील करेंगे, उस कंपाउंड के दो तरह के वेट होंगे। यदि उन दो तरह के वेट का रेशो निकालोगे तो एक क्वांटिटी निकलेगी जिसे हम उस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल कहें। यहाँ तक आती है बात समझ। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी कॉन्सेंट्रेशन। देखिए भाई क्या होता है ये कॉन्सेंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन इस टर्म का जनरली मीनिंग हम लोगों को नहीं पता होता है। ऐसे तो पता होता है, लेकिन जब यही टर्म हम लोगों के साथ किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ जाता है या किसी लॉजिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, तब यही कॉन्सेंट्रेशन वर्ड हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब जब आपके सामने कॉन्सेंट्रेशन वर्ड आए, आप कॉन्सेंट्रेशन वर्ड को कंसीडर करें क्वांटिटी के रूप में, कि कॉन्सेंट्रेशन वर्ड स्टैंड फॉर क्वांटिटी। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटी के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, आपका सारे के सारे डाउट कैसे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी कि जब भी आपसे अगर किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही है, इसका मतलब है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वांटिटी पूछी जा रही है। आप चूँकि हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में किसकी क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो सॉल्यूशन में हमेशा याद रखेंगे कि सॉल्यूशन में ये क्वांटिटी पूछी जाती है हमेशा सॉल्यूट की। किसकी क्वांटिटी पूछी जाती है, सॉल्यूट की। और सॉल्यूट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूट की क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। आपके यूनिट में ये 9 तरीके दे रखे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं 9 मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये 9 मेथड को हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं इन लोगों का, इनका नाम देख लेते हैं, ताकि हमें सबसे पहले पता तो चले कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली मेथड होती कौन कौन सी है। तो चलिए देखिए, पहली मेथड के बारे में बात करें तो आप लोगों को इसके बारे में नाम तो सुना ही होगा, मोलैलिटी, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अगली जो होती है वो होती है मोलैरिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। थर्ड वन जो होती है हमारी होती है फॉर्मेलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। फोर्थ वन जो होती है वो होती है नॉर्मेलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। फिफ्थ जो होती है जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से। 6 नंबर पे आ जाती है हमारे पास मास परसेंटेज। 7 नंबर पे आ जाती है हम लोगों के पास वॉल्यूम परसेंटेज।
इन दोनों को यदि मिला दे तो 8वें नंबर की मेथड बन जाती है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। कुल मिला के हम लोगों के पास 9 मेथड होती है किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन 9 मेथड में से सबसे पहले ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड हम डिस्कस करेंगे, मतलब मोलेलिटी, मोलेरिटी, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरह से ये चारों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन चारों मेथड से। तो देखिए सबसे पहली मेथड है आपकी मोलेलिटी, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई ये मोलेलिटी, जिसे हम क्या करते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं स्मॉल m। सेकंड जो होती है आपकी वो होती है क्या, फॉर्मेलिटी, सॉरी मोलेरिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। थर्ड जो होती है वो होती है आपकी फॉर्मेलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। और फाइनली फोर्थ नंबर की जो हमारी इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज नॉर्मेलिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। देखिए भाई इन चारों मेथड को मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊं एक एक करके, इससे पहले इन चारों मेथड का हम लोगों को लेना पड़ेगा एक ओवरव्यू। इस ओवरव्यू से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये चारों मेथड किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और कितनी ईजी है। तो देखिए सबसे पहले चारों मेथड है किसकी, मेथड तो है भाई कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की। तो यहाँ पर भी लिख ही देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि हम बात क्या कर रहे हैं भाई, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सीधा सा होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी किसकी होगी सॉल्यूशन की, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा की पूरा लिख दिया आप लोगों को ताकि यहाँ पर भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। तो पहला ओवरव्यू लेने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सॉल्यूशन। तो चलिए मैंने ये बना दिया एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर मुझे पता है कि हमारे पास जो हायर अमाउंट में होता है जो कि घुलने का काम करता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को कैपिटल ए के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी वाला सॉल्यूट जो कि इसके अंदर डिसॉल्व होता है डाल दिया जाता है तो फाइनली हम लोगों के पास प्रिपेयर होता है सॉल्यूशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। अब जैसे ही इस बनने वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हमारे पास 4 मेथड होती है। अब देखिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, कॉन्सेंट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, तो ये तो आपको हमेशा पता होती है बेटा, क्योंकि सॉल्यूट को घोलने से पहले आप उसका वेट तो करेंगे और जब वेट करेंगे तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, WB। ठीक है, WB जैसे ही आपको पता होता है तो आपको घुलने वाले सॉल्यूट का मोलर मास भी पता होता है, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, MB से। और यदि अगर इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बेटा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल NB। ठीक है, जिसे मैं फिलहाल अभी यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से NB। अब देखिए सॉल्यूट की क्वांटिटी तो हमारे पास वेट में भी है और नंबर ऑफ मोल में भी है। अब इन चारों मेथड में क्या डिफरेंस है इसको ध्यान दें। जब सॉल्यूट की क्वांटिटी को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है तब हम इसे बोलते हैं मोलेलिटी। याद रखिए कि जब सॉल्यूट की क्वांटिटी को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तब हम इसे बोलते हैं स्मॉल m मोलेलिटी। जबकि सॉल्यूट की क्वांटिटी जब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाएगी तो उसके लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं, मोलेरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। मतलब कि हम लोगों के पास इस तरह से 3 तरीके होते हैं जिसमें कि हम सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए आपकी कैपिटल M मोलेरिटी सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। फॉर्मेलिटी भी आपकी
सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाती है और नॉर्मेलिटी भी आपकी काय के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाती है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो पहला डिफरेंस तो बेटा ये हो गया कि मोलेलिटी जो है उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाएगी, जबकि मोलेरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाएगी। पहला डिफरेंस या पहली इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों में कॉन्सेंट्रेशन जब जब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाती है तो सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम मेजर करेंगे और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, V, क्योंकि सॉल्यूशन का है इसलिए S। चाहे तो आप इसको लीटर में मेजर करें या फिर आप इसको ml में मेजर करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि इन तीनों के अंदर हम सॉल्यूशन की क्वांटिटी को वॉल्यूम के फॉर्म में मेजर करेंगे, जबकि मोलेलिटी जिसमें कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाती है, तो हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम ना लेकर हम सॉल्यूट का लेते हैं वेट, सॉल्वेंट का लेते हैं वेट, और सॉल्वेंट के वेट को काय से रिप्रेजेंट करेंगे, WA से। और आपका ये जो WA जो है वो चाहो तो आप किलोग्राम में ले लो या फिर आप काय में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं। ये हमारे पास हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा और इम्पोर्टेंट डिफरेंस, जनरली किताबों के अंदर पूछा जाता है कि भैया टेम्परेचर से कौन अफेक्टेड होता है, मोलेलिटी या मोलेरिटी। एक्चुअली ऑप्शन आप लोगों को 2 ही दिए जाते हैं, बट मैं आपको चारों के बता देता हूँ। देखो बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट जनरली पड़ता है लिक्विड के ऊपर और लिक्विड का हम मेज़र करते हैं वॉल्यूम। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड होने लग जाता है बॉयल और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ही हम ठंडा करना शुरू करते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और चूंकि वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का डायरेक्ट असर पड़ता है, इस कारण मोलेरिटी, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी तीनों के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जबकि मोलेलिटी के अंदर हम चूंकि सॉल्वेंट का वेट करते हैं, ठीक है, तो आप इसको कितना भी गर्म कर ले, इसका जो वेट रहेगा वो उतना ही रहेगा, इसका वॉल्यूम बढ़े या घटे, लेकिन मेटर की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी और मेटर का वेट उतना ही रहेगा। इस कारण मोलेरिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मोलेरिटी हो या फॉर्मेलिटी हो या नॉर्मेलिटी हो या कोई सी भी मेथड हो जिसमें हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेज़र करते हैं, हर वो मेथड जो है वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है। तो ये हो गए हमारे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवरव्यू, और अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि भाई क्या होती है मोलेरिटी, क्या होती है मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी। तो चलिए, जब तक आप ये उतारिए उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एक एक को डिटेल में। अब एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोलेलिटी। देखिए, जितनी भी मेथड है इन सभी मेथड के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन किसकी रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूट की। और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी आपको क्या पता होती है, तो जी हाँ बिल्कुल पता होती है, क्योंकि हमें सॉल्यूट का पता होता है WB, क्योंकि सॉल्यूट कितना लेके हम लोगों ने वेट किया है, ऑब्वियसली ये तो हमको पता ही होगा। सॉल्यूट के मोलर मास के बारे में हम लोगों को जानकारी होती है, और इन दोनों का यदि अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल NB, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन चारों मेथड के अंदर ये NB बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई, इसलिए NB का फार्मूला जरूर याद रखें। NB किसको शो करता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी को शो करता है, और आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी ही चारों मेथड में बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया NB, और NB का मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिख दिया कि भाई NB = WB/MB होता है। और अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोलेलिटी से। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलेलिटी के बारे में। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका कि भाई हम बात कर रहे हैं मोलेलिटी। देखिए क्या होता है मोलेलिटी, तो भैया सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, उसको रिप्रेजेंट करना सॉल्वेंट के पर किलोग्राम वेट में। तो देखिए NB/WB, सिंपल सा फार्मूला बन गया। मैंने क्या किया, छोटा सा काम किया, NB/WA। WA को सबसे पहले अपन ले लेते हैं किलोग्राम में, मेंशन करना जरूरी है भाई यहाँ पर
किलोग्राम में ले लेते हैं, किलोग्राम को बाद में हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो जब जब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के पर किलोग्राम वेट के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है तो इस मेथड को हम बोलते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, तो स्मॉल m से। और फाइनली हम लोगों के सामने बन जाता है एक फार्मूला। देखिए कितना आसान फार्मूला। अब जैसे ही फार्मूला बना तो इसी के बेस पे हम बनाएंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगी, मोलेलिटी इज, बच्चों वाली डेफिनेशन बना रहा हूं, मोलेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर, ये लाइन काय की होती है बेटा, पर की, प्रेजेंट इन पर किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, वेट। वेट किसका है, सॉल्वेंट का। तो हम बोल सकते हैं कि मोलेलिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं कि भाई मोलेलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन पर किलोग्राम। और ये कि पर किलोग्राम क्या है, पर किलोग्राम वेट है, किसका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और देखिए ये डेफिनेशन बन गई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है उस बात पे ध्यान दें कि जैसे ही आप ये फार्मूला लिखते हो, बच्चों वाला फार्मूला, कि भाई आपने NB निकाल लिया और NB को WA से डिवाइड कर दो, ये हो गया क्या, मोलेलिटी। इसके ठीक बाद इसी के पास में इसकी यूनिट लिखना है। तो देखो बेटा ये है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, तो भाई मोल होती है। ठीक है, वेट काय में लिया आपने, किलोग्राम में, तो मोल पर किलोग्राम। याद रखेंगे ये क्या है बेटा, इसकी यूनिट है, मोलेलिटी की यूनिट मोल पर किलोग्राम। अब हम मोलेलिटी को थोड़ा सा एक्सपांसन कर लेते हैं। देखिए NB की वैल्यू रख दे तो आपको NB तो पता ही है भाई कि NB क्या होता है, तो NB जो होता है वो होता है आपका WB अपॉन MB। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइड में रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब यदि आपको थोड़ी सी और डिटेल चाहिए मोलेलिटी के बारे में तो आप मोलेलिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई गिवन वेट है, WB क्या है, ये जो गिवन वेट या आप जो भी वेट करते हो सॉल्यूट का, और ये क्या है, मोलर मास है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आपकी लेब के अंदर, ठीक है, या आपकी क्लास के अंदर या आपके घर के अंदर, जब भी हम लोग सॉल्यूशन, कैसा भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं बेटा, तो वो कभी भी किलोग्राम के बाहर नहीं होता। हम इतना सॉल्यूशन थोड़ी प्रिपेयर करते हैं, हम तो छोटे छोटे बीकर में प्रिपेयर करते हैं। तो हम सॉल्वेंट का जो वेट करते हैं वो जनरली ग्राम में होता है। तो किलोग्राम जो है वो हम लोगों के लिए डेली डे टू डे यूज़ की यूनिट नहीं होती है केमिस्ट्री लैब के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं ग्राम में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में ना लेकर ग्राम में ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हो। देखिए आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो जैसे ही जब आप सॉल्वेंट का वेट ग्राम में लेते हैं तो आप क्या कर देते हैं, आपका यही फार्मूला कितना सिंपली चेंज हो जाता है बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1000, और अब आपका WA क्या हो गया, ग्राम में हो गया। ये हो गया मोलेलिटी का फाइनल वह फार्मूला जो कि आप प्रैक्टिकल लैब के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब के अंदर जब भी आप सॉल्वेंट किसी भी तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन का वेट जो होगा बेटा जनरली ग्राम में होगा। बीकर के अंदर बनाते हैं तो बीकर के अंदर 1 किलो तो सॉल्यूशन बनाने से रहे, ठीक है, केमिकल कीमती आते हैं। तो हम जनरली जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो होती है जनरली ग्राम में होती है। इसी कारण इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलेलिटी को आसानी से पता कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो देखिए मोलेलिटी जो कि आप लोगों की पहली मेथड थी, ठीक है, स्मॉल m, अब हम बात कर रहे थे कैपिटल M जो कि आपकी दूसरी मेथड है बिल्कुल इसी की तरह। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोलेरिटी, और ये मोलेरिटी आपकी जो है दूसरे नंबर की मेथड है। देखिए
मोलेलिटी में आपने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया था, जबकि हमको पता है इन तीनों के अंदर हम किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूशन के। तो करना क्या है, NB/VS, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए जिस तरह से इसका फार्मूला इजी गोइंग में बन गया था, ठीक उसी तरीके से इसका फार्मूला भी बना लो, NB/VS, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे डेफिनेशन। तो देखिए मोलेरिटी को कैसे शो करते हैं, तो मोलेरिटी को हम लोग शो करते हैं कैपिटल M से। अब हमारा कैपिटल M क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल M हो जाएगा NB/VS, और यहाँ पर हमने वॉल्यूम का में लिया लीटर। अब देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन बनाई बेटा, वैसी की वैसी डेफिनेशन यहाँ पर बनाएंगे। मोलेरिटी क्या है, तो भैया हमने लिखा कि मोलेरिटी भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ही है। देखिए यहाँ पर मोलेरिटी भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, भाई क्वांटिटी तो इसी की रहेगी। तो मोलेरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट प्रेजेंट इन देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, पर की जगह पे मैं बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ ये लो 1 किलोग्राम वेट, जबकि मुझे यहाँ पर क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम भी मुझे कितना लेना है, 1 इन 1। अब वॉल्यूम को नापेंगे काहे में, लीटर में, 1 लीटर। और ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर 1 किलोग्राम वेट करा आपने सॉल्वेंट का, जबकि यहाँ पर आपने 1 लीटर वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का। है सिंपल, दोनों के फार्मूले बिल्कुल सेम टू सेम। अब इस हिसाब से बताइए कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये आपका फार्मूला तो बन गया। अब जैसे इस फार्मूले से हमने निकाला था NB मतलब मोल, और ये वेट आपने काय में लिया था, किलोग्राम में, तो मोल पर किलोग्राम। यदि अगर आप ग्राम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है, या तो मोल पर किलोग्राम या फिर मोल पर ग्राम, क्योंकि किलोग्राम में तो हम बनाते नहीं हैं बेटा, ग्राम में बनाते हैं। ठीक इसी तरह से यदि मोलेरिटी के बारे में बात करें तो मोलेरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए NB के बेस पे क्या हो गया, मोल। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को जब हम मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या है, लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। और हम हमारी लैब के अंदर लीटर में तो सॉल्यूशन बनाएंगे नहीं बेटा, जनरली तो हम सॉल्यूशन जो है वो मिलीलीटर में तैयार करते हैं, छोटे छोटे बीकरों में तैयार करते हैं। तो लीटर की जगह पर हम मिलीलीटर भी ले सकते हैं, तो इसकी यूनिट या तो मोल पर लीटर हो सकती है या मोल पर मिलीलीटर। ठीक इसी की तरह करना कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर NB का फार्मूला पता था वैसे यहाँ पर भी आपको NB का फार्मूला पता है। तो देखिए कितना आसान हो गया, M = WB/MB इंटू 1 आपका वॉल्यूम, वो भी काय में, लीटर में। लेकिन आपको पता है कि हम हमारी लैब के अंदर जो भी वॉल्यूम बनाते हैं वो लीटर में नहीं बनाते हैं, मिलीलीटर में बनाते हैं। और हमें साथ में ये भी पता है कि भाई 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। तो जब भी आपको मिलीलीटर में सॉल्यूशन तैयार करना हो तो इसी फार्मूले को आप ml में चेंज कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1000। देखिए, और अब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इन मिलीलीटर। और ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए कितना आसान है मोलेलिटी और मोलेरिटी को डिफ्रेंशिएट करना। पहले तो हम लोगों ने मोलेलिटी को इन तीनों से डिफ्रेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, कि भैया इसको सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, सॉल्वेंट का हमेशा वेट लिया जाता है। इन तीनों को सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मेज़र किया जाता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेज़र किया जाता है। और इस तरीके से ये मोलेलिटी और मोलेरिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत हद तक सिमिलरिटीज़ रखती हैं। फ़र्क सिर्फ कहाँ पर आ जाता है, नीचे वाली क्वांटिटी में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसको उतारिए, फिर हम देखते हैं अगली फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी, जो कि मोलेलिटी और मोलेरिटी की ही तरह से। अब हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी के बारे में, जो कि हमारे तीसरे नंबर की कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। क्या नाम है भाई, फॉर्मेलिटी।
देखिए क्या होती है फॉर्मेलिटी। तो देखिए फॉर्मेलिटी में फिर से आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल आप बताना है, वो भी काय के, क्योंकि फॉर्मेलिटी में तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसका फार्मूला हम लोग बनाते हैं। फिर से हम लोगों ने फिर से यहाँ पर लिखा NB और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया VS और यहाँ पर लिख दिया लीटर और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया क्या, कैपिटल F। ये बन गया भाई फार्मूला। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये वाला फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही तो मोलेरिटी के लिए देखा, तो फिर मोलेरिटी और फॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या रहा। तो देखिए भाई आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कि हम क्या करते हैं जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर एक बार मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ आपका क्या क्या डिज़ोल्व करो, चलो ये चलो ग्लूकोज डिज़ोल्व कर दिया C6H12O6 और एक बार डिज़ोल्व कर देता हूँ NaCl। अब देखिए दोनों के वेट होंगे, इसका W भी होगा, इसका M भी होगा और इसके नंबर ऑफ मोल भी होंगे। NaCl के बारे में बात करें तो NaCl का भी W भी होगा, M भी होगा और इनका रेशो N भी हम लोग पता कर सकते हैं और इसे ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। लेकिन देखो बेटा आपका ग्लूकोज जो है वो एक नॉन आयनिक कंपाउंड है, जबकि आपका NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। Na+ देगा और Cl का माइनस देगा। तो बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि साइंटिस्ट का ये कहना है कि भाई जब आप नॉन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं तो उसके W/M के रेशियो को आप बोलो नंबर ऑफ मोल। क्या बोलो, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन यदि आयनिक कंपाउंड होता है तो उसके W/M के रेशियो को नंबर ऑफ मोल ना बोलकर बोल दो नंबर ऑफ फार्मूला मास। बात आती है इसमें। तो कुल मिला के फार्मूला तो वही है भाई। देखिए मोलेरिटी के अंदर मोलेरिटी से हमको दो चीजें पता चल गई कि भाई मोलेरिटी बेसिकली नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए है, ठीक है। जबकि फॉर्मेलिटी जो आया है उसके अंदर नंबर ऑफ फार्मूला मास यूज किया है और नंबर ऑफ फार्मूला मास ऐसे सॉल्यूट के लिए या ऐसे कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं जो कि आयनों के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन तो सेम होगा बेटा, सिर्फ नाम ही तो बदल गया। और देखिए नाम बदलने से कंफ्यूजन नहीं हुआ है, इस नाम से कंफ्यूजन दूर हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो आप समझ जाओ कि भाई ये नॉन आयनिक कंपाउंड की बात चल रही है, जबकि नंबर ऑफ फार्मूला मास आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये आयनिक कंपाउंड के बारे में बात चल रही है। बाकी दोनों के कैलकुलेशन तो सेम है बेटा, W को M से डिवाइड करना, W को M से डिवाइड करना, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, यहां पर M को हम लोग बोलते हैं भाई मॉलिक्यूल का मास। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का मास, जिसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास। जबकि यहां पर M को हम लोग बोल देते हैं फार्मूला मास। सिर्फ नाम बदल जाते हैं बेटा। आयनिक कंपाउंड के लिए उनका जो M जो होता है उसे मॉलिक्यूलर मास ना बोल के हम बोलेंगे फार्मूला मास, जबकि नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए उनका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास ही कहेंगे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या आप लोगों को। फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज होती है, तो यहां पर हम लिख देते कि फॉर्मेलिटी बेसिकली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, बट ये होती बिल्कुल कैसी है, मोलेरिटी की ही तरह। इसका मतलब अगर आपको मोलेरिटी याद है तो आपको फॉर्मेलिटी याद होगी ही। तो चलिए देख लेते हैं फिर, अगर ये चीज समझ में आ गई तो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया, वही वाला काम किया। हम लोगों ने लिया NB, क्योंकि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में शो करना था तो सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम लेते हैं, काय में लेते हैं भाई, ठीक है, लीटर में लेते हैं। और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फॉर्मेलिटी। लेकिन इस फार्मूले में और मोलेरिटी के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया F, ताकि आप लोग इसे नंबर ऑफ मोल ना बोलकर इसे क्या बोलो, नंबर ऑफ फार्मूला मास। इसे आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ फार्मूला मास। इसी के बेस पे डेफिनेशन बना लेंगे। क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। तो हम बोल सकते हैं कि भाई फॉर्मेलिटी
इज द नंबर ऑफ मोल नहीं है। जैसे ही हम फॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि अरे यार ये तो आयनिक कंपाउंड के लिए, तो फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ, फॉर्मेलिटी से बना फार्मूला मास, फार्मूला मास। अब ये फार्मूला मास किसका होगा भाई, तो फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। क्वांटिटी तो हमेशा बेटा सॉल्यूट की शो करेंगे। प्रेजेंट इन, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट इन अगेन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अगर यहां तक आप लोगों को बात समझ में आती है तो यहां से हम लोगों का फार्मूला कितना आसान हो गया। फिर से इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट तो आप निकाल लोगे बेटा, यहां पर नंबर ऑफ मोल नहीं है, नंबर ऑफ फार्मूला मास, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, फार्मूला मास, फार्मूला मास पर लीटर। यूनिट लीटर की जगह पे मिलीलीटर भी हो सकता, तो आप क्या बोल सकते हो, फार्मूला मास पर ml। बाकी चीजें तो आपको पता है, NB की वैल्यू तो आप कैसे रखोगे, ठीक उसी तरह से WB अपॉन MB। अभी थोड़ी देर पहले पता है कि यहाँ पर M को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, जबकि यहाँ पर फार्मूला मास, तो आयनिक कंपाउंड को पहचान देने के लिए F लगा दिया, तो यहाँ पर भी लगा दिया हमने F इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम तो है आपका काय के अंदर, लीटर के अंदर। ठीक है, और फॉर्मेलिटी को कैसे शो करते हैं, F से। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई वॉल्यूम जो है लीटर में ना बनाकर अगर मिलीलीटर में बनाया जाए, जो कि सामान्यतः बनाया जाता है प्रैक्टिकल लैब के अंदर, तो ml में कर देंगे भाई इसको, और यही फार्मूला आपका क्या हो जाएगा बेटा, WB। मोलेरिटी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। घर पे बैठ के शांति से इस लेक्चर को पॉज करके देखिए बेटा कि दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि there will not be any kind of difference except name। नाम का ही तो डिफरेंस है बेटा, फार्मूले तो बिल्कुल सेम टू सेम है, मोलेरिटी और इसका फार्मूला दोनों का सेम है, मोलेरिटी और इसकी डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर फार्मूला मास यूज किया, मोलेरिटी में क्या यूज किया, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मोलेरिटी के अंदर हम क्या करते हैं, M को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, जबकि फॉर्मेलिटी के अंदर क्या बोलते थे, फार्मूला मास बोलते थे। निकालते तो ठीक उसी तरह से भाई, अगर आपसे बोल दे कि NaCl का वेट बताओ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, तो आप क्या करोगे, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 58.5। अब ये 58.5 तो आप इजीली कैलकुलेट करोगे, लेकिन आपको क्या पता कि इस 58.5 को आप मॉलिक्यूलर वेट ना बोल के आपको फार्मूला मास बोलना चाहिए, लेकिन जनरली हम ये वाला वर्ड ही यूज़ नहीं करते, इस कारण ये वर्ड हम लोगों के लिए नया हो जाता है 12th में। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन सब कुछ वैसे की वैसे होते हैं, सिर्फ नाम बदल जाता है और कुछ भी नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को मोलेरिटी और फॉर्मेलिटी समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, और जिस तरह से मोलेरिटी और फॉर्मेलिटी एक दूसरे के सेम टू सेम थी, थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक उसी तरह से नॉर्मेलिटी भी इन दोनों की तरह ही सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो डिफरेंस क्या है। अब शुरुआत करते हैं नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया अच्छी खासी मेहनत करके, ताकि आप लोगों को ये चारों चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। हम लोगों ने चारों मेथड को डिस्कस करना था, जिसमें से चौथी मेथड हमारे पास रह गई थी। इन सभी मेथड को ध्यान से यदि अगर हम देखें तो ये इन सभी मेथड के अंदर मोलेरिटी और फॉर्मेलिटी सभी में नंबर ऑफ मोल सिर्फ यहाँ पर फार्मूला तो वही था, लेकिन नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मोल ना बोलकर हमने क्या बोला, नंबर ऑफ फार्मूला मास बोला। सभी में हम लोगों ने एक ही काम किया, WB को मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास से ही डिवाइड किया रहा, बस मॉलिक्यूलर मास को हम लोगों ने यहाँ पर क्या नाम दिया, मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा जिसको हम लोगों ने बोला फार्मूला मास। तो ठीक है भाई, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये फार्मूला मास लिख देते हैं। पर कुल मिला के हम तीनों ही मेथड के अंदर NB में क्या कर रहे हैं, WB को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड में तो WB को
मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास से डिवाइड करना है। लेकिन जैसे ही नॉर्मेलिटी में आते हैं तो नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है कि नॉर्मेलिटी क्या है। तो भाई नॉर्मेलिटी है तो सॉल्यूट की क्वांटिटी, लेकिन क्या है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इन सभी लोगों के नंबर होते थे, हम WB को डिवाइड करते थे, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी WB को डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे? इक्विवेलेंट वेट से। अब अगर यदि आपको इक्विवेलेंट वेट पता है तो मान लीजिए कि फिर तो आपको नॉर्मेलिटी आ जाती है। फिर भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए बाकी अन्य की तरह यदि अगर मैं नॉर्मेलिटी का फार्मूला बनाना चाहूँ तो कितनी आसानी से बन जाएगा कि भाई नॉर्मेलिटी क्या है। तो नॉर्मेलिटी जो है वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और देखिए ये मेरे पास बन जाती है एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ फार्मूला। क्या बोल सकता हूँ भाई मैं? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या पता बना सकता हूँ कि नॉर्मेलिटी इट इज नंबर ऑफ, देखिए मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल था, मोलरिटी में भी नंबर ऑफ मोल था, यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मूला मास था। नॉर्मेलिटी के अंदर नंबर ऑफ, इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट होगा किसका? होगा तो सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट। और बाकी तो लाइन बिल्कुल सेम है भाई, जो कि क्या होती है? प्रेजेंट होती है इन, याद है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन भी तैयार हो गई कितनी आसानी से। अब यदि अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे हमने बाकी लोगों के बारे में बात करी थी, यूनिट के बारे में बात कर लेते। तो देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट मास, बाकी नीचे क्या आता है? पर लीटर, या फिर इक्विवेलेंट वेट पर ml। फार्मूले को थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस तरह से हम हर जगह पर n की वैल्यू रखते थे, तो यहाँ पर NB की वैल्यू WB/MB, WB/MB, WB/MB। तो यहाँ पर NBQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो WB तो वैसा कि वैसा ही रहेगा, नीचे आ जाता है इक्विवेलेंट वेट, बाकी सब कुछ वैसा कि वैसा, लीटर में वॉल्यूम। ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला। करना क्या है? आपको सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए गलती से हम लोगों ने 11वीं में पढ़ लिया था कि भैया किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वह उसके मोलर मास, ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास को यदि अगर वैलेंसी से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे? वैलेंसी से डिवाइड कर दे, तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाता। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट की बात चल रही है, तो मोलर मास किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। वैलेंसी किसकी होगी? सॉल्यूट की होगी। तो हम लोग EQW की जगह पर इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और देखिए फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा हम लोगों का WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? MB अपॉन वैलेंसी, MB अपॉन वैलेंसी, ठीक है, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कायम लीटर में। अब ये नहीं बताऊंगा कि लीटर की जगह पे यदि मिलीलीटर आ जाए तो पर 1000 कर ले। देखिए इसे यदि ध्यान से देखोगे आप तो WB अपॉन MB, ये तो नंबर ऑफ मोल हो गए, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि मोलरिटी के फार्मूले के ठीक बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो चाहूँ यहाँ पर तो मैं इस फार्मूले को, नॉर्मेलिटी के फार्मूले को थोड़ा सा बदल के इस तरह से लिख सकता हूँ। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये यूनिट वगैरह आप लोगों ने देख लेना।
हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी का सिंपल सा फार्मूला ये बना सकते हैं भाई कि नॉर्मेलिटी जो होता है, वैलेंसी को ले आते हैं ऊपर, नंबर ऑफ मोल को वैसा ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वैलेंसी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास WB, यहाँ पर हो जाएगा MB, वॉल्यूम को लीटर की जगह मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम यदि अगर मिलीलीटर में आता है तो ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ध्यान से देखिए, ये इतना पूरा की पूरा फार्मूला बेटा आपका मोलेलिटी के फार्मूले के सेम टू सेम है, क्योंकि मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इस फार्मूले की जगह पे मोलेलिटी लिख सकता हूँ क्या? तो जैसे ही लिखता हूँ तो देखिए क्या हो जाता है, मेरे पास है यहाँ पर नॉर्मेलिटी, इस पूरे फार्मूले की जगह पर मैं लिख सकता हूँ मोलेरिटी, और वैलेंसी की जगह पे वैलेंसी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से फाइनली मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में। और क्या पता चलता है बेटा, यहाँ से ये पता चलता है कि नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में सिर्फ वैलेंसी का फर्क है। मोलेरिटी के पूरे फार्मूले को वैसा के वैसा लिख कर यदि उसमें वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दे, किसकी वैलेंसी भाई? सॉल्यूट की। ये वैलेंसी किसकी होगी? सॉल्यूट की। यदि मोलेरिटी के फार्मूले में सॉल्यूट की वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही मोलेरिटी उसकी काई में कन्वर्ट हो जाती, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाती। तो ये था आपका नॉर्मेलिटी। चारों को मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। यदि अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही इजीली इन सभी चारों को याद भी कर पाएंगे और इन्हीं सभी चारों को समझेंगे। अगला हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन। देखिए, बाकी की ये चारों मेथड तो बहुत ही सिंपल है। किस तरीके से सिंपल है देखिए, हमको पता है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं? NB। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल Na। जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों के नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं Na और NB। अब मोल फ्रैक्शन सिर्फ इतनी सी बात होती है कि भाई बने हुए सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का पार्ट बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल में। ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल में, या फिर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में। तो यदि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल बताना है टोटल नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में तो हम क्या बोलेंगे कि भाई नंबर, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल बताना है तो सिंपल सी बात है, अगर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल बताना है तो नंबर ऑफ मोल किसके होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। किसके रिस्पेक्ट में बताना है भाई? टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल किसके कारण होंगे? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल। देखिए, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X। सॉल्वेंट की बात चल रही है इसलिए कैपिटल A आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट Na। किसके रिस्पेक्ट में बताना है भाई? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल का सम। ठीक, यदि इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो हम सॉल्यूट के लिए सिंपल सा एक फार्मूला बना सकते हैं कि भाई सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो आपको बताना है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो Na प्लस Nb। और इस तरह से हमारे पास मोल फ्रैक्शन के हो जाते हैं दो फार्मूले। ठीक है, या तो सॉल्वेंट के मोल नंबर ऑफ मोल बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल में, या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बता दीजिए सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल। ये था आपका मोल फ्रैक्शन। डिफाइन करने की बात आए तो बेटा आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ईदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मास परसेंटेज।
देखिए कितनी आसानी से ये सारी की सारी मेथड क्लियर हो जाती है हम लोगों की। मास परसेंटेज जो कि 6th नंबर की, मास परसेंटेज बेटा जिसे शॉर्टकट में W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब याद करो कि मैंने W का मतलब क्या बताया था। मैंने बताया था W का मतलब होता है वह वेट जो आप खुद अपने हाथों से क्या करते हैं, तोलते हैं। ठीक है, आपको पता होता है, वो क्वांटिटी वाला वेट W को शो करता है। तो उनका ये कहना है कि भाई मास परसेंटेज, चूंकि यहाँ पे परसेंट है बेटा, इसलिए हमको जो भी चीज़ बताना है वो पर 100 में बताना है। लेकिन किसके पर 100? तो देखो उनका ये कहना है कि भाई जब आप सॉल्यूशन बना लेते हैं तो जितना भी सॉल्यूशन बन जाता है उस सॉल्यूशन के पर 100 ग्राम में, ध्यान से देखना, उस सॉल्यूशन के पर 100 ग्राम में आपको क्या करना है, सॉल्यूट की क्वांटिटी बताना है। और सॉल्यूट की क्वांटिटी भी वेट में बताना है और सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी वेट में बताना है। इस कारण हम यहाँ पर W/W का यूज़ करते हैं। कैसे बनेगा फार्मूला? तो भाई देखिए मास परसेंटेज में क्या हो जाएगा। अब चूंकि आपको क्या बताना है बेटा, तो आपको सॉल्यूट का वेट बताना है। ठीक है, वेट बताना है या मास बताना है, तो मैं लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट कितना भी हो सकता है बेटा। हमने ग्लूकोज अगर याद हो तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चलो लिख देते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंट ईच 100 में निकालना है, दैट इज वाई वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 100। फार्मूले को सिंबलाइज कर ले बेटा। तो आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, W से। ठीक है, सॉल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं कह सकता हूं कि भाई द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारा निकल जाता है बेटा ये मास परसेंटेज। कितना आसान हो गया है रिप्रेजेंटेशन करने की ये वाली मेथड। अब इसी मास की जगह पर यदि अगर आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम कंसीडर कर लो, तो यही मेथड आप लोगों की कहलाने लग जाएगी क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। यदि अगर आपको मास परसेंटेज आता है तो आपको वॉल्यूम परसेंटेज भी आ जाएगा। देखो जरा, V/V, सॉरी W/V। चलो पहले V/V को ही ले लेते हैं, है ना, W/V को तो बाद में लिया। देखें, यदि अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि भाई मैंने सॉल्यूट जो है वो 10 ml सॉल्यूट जो है 100 ml सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 110 ml। ठीक है, लेकिन यदि सॉल्यूट को ml में ना लेकर हम सॉल्यूट की ग्राम में क्वांटिटी ले ले, सॉरी ml में ले लेते हैं, मास परसेंटेज की ही तरह वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। ठीक है, मास की जगह पर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। यदि इसका भी वॉल्यूम ले लिया जाए, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ले लिया जाए, और सॉल्यूट का वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें, तो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए कितना आसान हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या करना है, जहां पर हम लोगों ने मास लिया था वहां पर हमको क्या लेना है, अब वॉल्यूम लेना है, जिसे हम क्या करते हैं, V/V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि इसे भी परसेंट ईच 100 में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज वाई आल्सो हियर वी मल्टीप्लाइड विथ 100। और यदि अगर इसको सिंबल में चेंज कर दे बेटा, तो वो तो आप कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट B, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके कारण होगा,
सॉल्यूट के वॉल्यूम और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं VA प्लस VB मल्टीप्लाइड विथ 100, और ये हो गया हम लोगों का वॉल्यूम परसेंटेज। कितना आसान है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। यदि अगर आपको मास परसेंटेज आ जाता है, यदि अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है, तब तो फिर आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जरूर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई हम लोगों की 8th नंबर की, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम बोल लो, मास बाय वॉल्यूम बोल लो, जैसा आप लोगों को बोलना उचित लगे, वॉल्यूम परसेंटेज। भाई देखिए, यदि अगर आप सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में ले लेते हैं, हमको बताना क्या है, हमेशा सॉल्यूट की क्वांटिटी बताना होती है, या तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में तो केवल मोलेलिटी में शो करते हैं, बाकी सारी की सारी जितनी भी मेथड होती है वो सभी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाती है। अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया है तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। तो देखिए भाई, उसका ये कहना है कि पहले वेट, सॉल्यूट की क्वांटिटी का वेट कर लो, और वेट आप काय में करेंगे, ग्राम में करेंगे, और इस ग्राम वाली क्वांटिटी को सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के साथ में क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, सिंपल सी बात है, मास ले लो या फिर क्या ले लो, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसे किसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ solution, because it is also represented in percent, that is why again here is the 100. Let us change in symbolic form, mass or weight of solute will be represented by WB, while the total volume of solution will be VA plus VB into 100। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक फार्मूला। देखिए, ये मैंने बहुत थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिया आप लोगों को 3 मेथड, लेकिन ये तीनों मेथड भी बेटा अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जिसमें से जो तीसरी मेथड है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है, वो कंपनी मेडिसिन का जब मैन्युफैक्चर करती है बेटा, तो केमिकल्स को जिस तरह से डिज़ोल्व करती है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, समटाइम्स पानी के अलावा दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अपनी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करती है, और तभी आपकी गोलियों के पीछे लिखा आता है 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, जिससे आप गोलियों के पावर को डिसाइड करते हैं। तो मस्ट बी रिमेंबर, इन फार्मास्यूटिकल कंपनी द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज यूज्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज ppm। तो चलिए अब देख लेते हैं ppm, है ना। ppm के बारे में यदि बात करें बेटा, तो ppm ऑब्वियसली ये भी कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये उन सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है या ऐसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ना के बराबर होती है, मतलब बहुत 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 कम होती है। दैट इज वाई इट इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन बोले तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 1 मिलियन, ठीक है। अभी हम परसेंट में रिप्रेजेंट करते थे तो 100 का मल्टीप्लाई करते थे, अब हम पर मिलियन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिलियन का मल्टीप्लाई करेंगे। और करना क्या है, करना तो सिंपल सा एक छोटा सा काम है बेटा, वही काम करना है कि क्या कर लो, वेट कर लो, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और क्या कर लो, टोटल मास या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यही क्या कहलाएगा, ppm। सिंबलाइज कर लेते हैं इसका, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, WB, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुंदर बना के लिख लेते हैं, छोटा करके 10⁻⁶, एंड इट इज नोन एज ppm।
और यहीं पर आकर आपकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की सारी 9 मेथड कंप्लीट होती है। इसमें से 4 नहीं 5, मतलब यदि आप बात करें तो मोल फ्रैक्शन भी, ये 5 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे सॉल्यूशन में 5 मेथड का यूज़ भी होता रहेगा। आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये पाँचों मेथड आती जाती रहती है। इसलिए इन 5 मेथड में मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया। होप सो कि आपको ये सारी की सारी मेथड समझ में आई होगी। नहीं आई, यदि किसी नहीं आई या किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डाउट होता है तो हर बार की तरह कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है। आप आपके डाउट्स, आपका क्रिटिसाइजेशन, सारी की सारी चीज़ें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्यूरोसिटी का, आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके अगले लेक्चर में फिर से मिले। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।